नमस्कार, आदाब। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आप देख रहे हैं हमारी आवाज। इंसानी खून को बेदर्दी के साथ सड़क पर बहा दिया जाता है और नाम दिया जाता है गौरक्षा का। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद भी फर्जी गौरक्षकों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। अलवर में उमर के कत्ल के बाद अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि क्या मुस्लिम समुदाय के लोग अब गाय पालने को लेकर डरे हुए हैं। पहलू खान और उनके बाद उमर दोनों को अलवर में कत्ल कर दिया गया। हरियाणा के मेवात से लगे इस इलाके में मेओ बिरादरी के लोग रहते हैं। आखिर क्यों मुस्लिम तबके में गाय पालने को लेकर राय बदलती दिख रही है और क्यों बेचैन है मुस्लिम दानिश्वर तबका इन घटनाओं के बाद? आज हमारी आवाज में बात होगी इसी मुद्दे पर। इन बूढ़ी आंखों से गम का वो समुंदर बाहर निकलना चाहता है जो इनके कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए खोने के बाद से ही आंखों में दर्द का पहाड़ बनकर समाया हुआ है। किसी बाप का कंधा इतना मजबूत नहीं होता कि वो अपने औलाद के जनाजे को उठा सके, लेकिन उमर के वालिद को ये बोझ भी उठाना पड़ गया। रोते बिलखते इस परिवार का दर्द देखा नहीं जाता, लेकिन गौरक्षा के नाम पर होने वाले कत्ल रुकते नहीं। हमें कोई पता ना है, गाय गए हो और तुम मिलाओ पैसे, जैसे उधार पाए रुपए ले जाके 15,000 रुपए ले गो। अपने बालकन के बारे में बोले मेरे बालकन को ज्यादा कर जाऊंगा, भैंस तो बस गिलड़ी है ना हमारी को गाय लो, मेरे बालक ने गुजर पड़े। हम से फिर जानार कहिए जब बाने ताहिर ने अब देख ले, घबराओ मत। मैं 9 बच्चों को कैसे पालन पोषण करूंगी? छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं किसके घर ले जाऊंगी? कटोरा लेऊंगी इनके लिए, भीख मांगूंगी, दर दर भटकूंगी इनके लिए। मैं कौन देगा इनके लिए? कैसे मैं इनको पालूंगी? क्या करूंगी मैं? बाप मर गया तो बच्चे भी ऐसे ही मर जाएंगे। मैं कहाँ डालूंगी? रोड पे डालूंगी क्या इनको ले जाके? 3 दिन तो कुछ पता ही नहीं था उसको। तब इधर से गए तो तब हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे को रास्ते में मालूम चल गया था तब। गले से आवाज कैसे निकले जब औलाद आंखों के सामने से सही सलामत जाए और वापस बंद हो चुकी सांसों के साथ आए। गाय की रक्षा के नाम पर बहने वाले इंसानी खून की ये पहली और आखिरी कहानी नहीं, लेकिन इस वाकये ने पूरे मेवात को हिलाकर रख दिया है। छप्पर की छत के नीचे जिंदगी काटने वाले उमर के 9 बच्चे यतीम हो गए। बीवी ने उमर के कत्ल के 4 दिन के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला उमर आज कथित गौरक्षकों की बदनीति का शिकार हो गया और इस 2 गज जमीन के नीचे हमेशा के लिए सो गया। इंसानों का खून बहाने के लिए कथित गौरक्षक कैसे जुल्म पर उतर आते हैं, इसी की कहानी उमर के साथ गए उसके 2 साथी सुनाते हैं। जी हम जयपुर से ब्याई और ब्यातड़ 2 गाय ब्याई पड़ी ही, उनकी तरफ 2 बच्चा, 1 ब्यातड़ी। गहन के बीदू को आया हम, गहन के बीदू को पास करके करीब में ही बिल्कुल चिपका पड़ा, चिपका हम हो कर निकल रहे जी। गोली धुआंधार चला दी उनने। गोली लगी, उमर के गोली लगी, फिर मेरे गोली लगी। उमर ने कही मैं तो मार दियो। खिड़की खोली हमने तो उमर तो वहीं टड़क गो। मैं भागो हूँ सु, भाग के खेत। गोली लगने के बाद? हाँ, गोली लगो, मैं हाथ में गोली लगी, पार होगी, मैं भाग दियो हूँ सु। जब वहाँ से ताहिर किसी भी अंदाज से निकल आए और उसके गोली लगी हुई थी ताहिर के,
तो उसने बताया कि भाई वो तो गाड़ी में ही हमारे गोली लगी, धड़ाधड़ गोली चली और मेरे भी गोली लगी और उसके भी गोली लगी। तो उमर ने बोला भाई मेरा तो काम हो गया यहीं, और वो गाड़ी में से गिर पड़ा मेरे सामने। मैं भाग निकला तो उन्होंने काट दी, टेंट में टेंट फुटी हुई है ताहिर की, तो मेरे उससे खून निकला और मैं भी बेहोश हो गया। काफ़ी मुझे होश आया काफ़ी टाइम में, तो मैं वहाँ से जैसे तैसे निकला और किसी राहगीर के साथ मैं यहाँ तक पहुंचा और उसने बता दिया कि उसकी गोली लग चुकी है और उसने ये कहा है कि भाई मैं तो जा चुका, मैं तो खत्म हो गया। गाड़ी में चला रहा था तो हम पर दूध की गाय, बड़ी रकम की गाय जी, ऐसे भी नहीं ले वो कटने के लिए ले जा रहा है, उसे ले जा रहा, बढ़िया अच्छी दूध की गाय थी। तो जब वहाँ से हम गहन के गांव आते हैं जी, गहन के गांव में हम जब क्रॉस हुए बहुत प्यार से आ रहे थे, तो गहन का गांव में जब आ रहे थे तो गहन का गांव के निकलते ही थोड़ा सा एक आध घरी हुएगा तो वहाँ पे साइड में खड़ा था कंडक्टर साइड के सामने, और कंडक्टर साइड उमर था और बीच में ताहिर था और गाड़ी में चला रहा था। तो वहाँ पे उन्हें कोई नहीं बूझी ताजी करी, नहीं कोई बूझ ताज करते हैं, मतलब रोकते हैं, उन्हें कोई रोक उताक कुछ नहीं करी। उसने डायरेक्टर नुकनी पेटी यहाँ के लग रही थी सामने के, तो गोली नुकने चलाई है। और तो वहाँ पे फिर मैंने अपना आपा बहुत मुश्किल से बचाया, मतलब मैंने गाड़ी की खिड़की खोली के लाइट बुझाई है, लाइट बुझा के मैं अपने बहुत सर बहुत जान लगा के अपने भागा हूँ। भरतपुर के घटमीका गांव का रहने वाला उमर दूध बेचने के लिए गाय लेने गया था, लेकिन जिंदा वापस न आ सका। पहलू खान के बाद उमर के साथ हुई इस कत्लेआम की घटना के बाद से ही मेवात के लोगों में गम और गुस्सा है। इसी गम और गुस्से की वजह से जयपुर में 6 दिनों तक उमर का पोस्टमार्टम न हो सका। बाद में मुआवजे का मरहम लगा और लोगों से बातचीत हुई तो उमर को पोस्टमार्टम के बाद दफन किया गया। लेकिन लोग सवाल करते रहे कि आखिर उनको ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों मेवात के लोगों को शक की निगाहों से देखा जाता है। सदियों से जो लोग गाय को पालकर उसका दूध पीते आए हैं, क्या अब उन्हें इसी तरह से मार दिया जाएगा? मेवात हरियाणा का वो इलाका जहां की अक्सरियत मुस्लिम है। यूं तो अब एक अलग जिला हरियाणा का नूह बना दिया गया, लेकिन मेव आबादी राजस्थान के अलवर और भरतपुर में भी खूब रहती है। मेव यानी मेवाती। इतिहास के पन्नों को जब पलटा जाता है तो नजर आता है कि मेवात के लोगों ने मुगलों के खिलाफ भी उतनी ही जमकर लड़ाई लड़ी थी जितनी अंग्रेजों के खिलाफ। मुगल बादशाह बाबर के साथ लड़ाई लड़ते हुए मेवात के राजा हसन खां मेवाती 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ शहीद हो गए थे, लेकिन अपने मुल्क की इज्जत से समझौता नहीं किया। पानी की कमी, तालीम का पिछड़ापन, गुर्बत और बदहाली, यही सब कुछ मेवात के हिस्से में रह गया। कोई भी सरकार रही हो, लेकिन इलाके को बदहाली के अलावा कुछ नहीं मिल पाया। ये जो मेवात का इलाका है, जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह तक का इलाका है, वो इस लिहाज से बड़ा अहम है और तारीख़ का बहुत अहम हिस्सा है कि 1857 में इस पूरे एरिए में सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। वहाँ आपको मालूम है कि कुछ लोगों के नाम तक लिखे हुए हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन लातादाद लोगों ने जान की कुर्बानियाँ दी। मगर वहाँ देखिए, एक तो इल्म की कमी है, वहाँ पे नॉलेज कम है लोगों को, तो या तो किसान हैं लोग, या दूसरा फिर ये था कि वहाँ ज़मीनें महंगी हो गई, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं उस एरिया में, तो जानवर पाल के जानवरों के दूध में, अलवर तक का एरिया पूरा दूसरा वो है, तो दूध का बिज़नेस लोग करते हैं, गाय पालते हैं, बच्चे पालते हैं, ये सब करते हैं। अब ऐसे में अगर आदमी जान पे खेल के वहाँ नहीं जाएगा तो इधर भूखा मर जाएगा। तो फिलहाल तो यही काम है, दूसरा कोई काम तो उनसे आता ही नहीं है। किसी इंसान का खून बहाना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। यही वजह है कि मेवात समेत तमाम दूसरे इलाकों में इस तरह की घटनाओं के बाद गम और गुस्से का माहौल है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, ये बात सच है, लेकिन इस तरह के वाक़यात रुके, इसके लिए समाज को जागरूक करना भी बेहद ज़रूरी है। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस तरह की घटनाओं के बाद देश के अलग अलग शहरों में क्यों प्रदर्शन हुए और ऐसे मामलों को लेकर अब सरकार से मुस्लिम तबके को क्यों नहीं रही इंसाफ की उम्मीद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। जब भी गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई, कई शहरों में लोग सड़कों पर भी उतरे, लेकिन ऐसी घटनाएं अभी भी नहीं रुकी। प्रदर्शनकारी अब ये मानने लगे हैं कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर ज्यादा संजीदा नहीं है।
मेवात के इलाके को सुर्खियां तो मिली, लेकिन पहलू खान और उमर के कत्ल जैसे मामलों से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जयपुर से दिल्ली तक प्रदर्शन हुए और इल्जाम लगे कि सरकार की तरफ से जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। पुलिस दावा करती है कि वो घटना के बाद पूरी शिद्दत से काम करती है, लेकिन पहलू खान मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश और उमर मामले में पीड़ितों के खिलाफ किए गए केस इस बात की भी गवाही देते हैं कि आरोपियों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की गई होती तो यकीनन नतीजा गुजरते दिनों के साथ इतना खतरनाक न होता। लगातार बढ़ रही घटनाओं ने लोगों के दिलों में डर पैदा किया है। मेवात में अब ये बात जोर पकड़ने लगी कि लोग गाय नहीं पालेंगे। गाय के लिए गया है दूध पीने के लिए, ये भैंस तो लिए ना जाती है, भैंस तो आती है 1 लाख रुपया में। अब जब गाय गया ये गाय ले रहा हूँ सुहा रहा, फिर झट देने से ये गाय ले रहा हूँ सु, फिर झट देने संगल गैल में वारदात हो गई। फिर वारदात हो के नहीं, फिर झट देने से ये हमने मालूम पड़ी ही, हम लोग ने बताया ना, जब बाहर ने फिर ही झट देने से हमने ढूंढ कर ही आखी, हमने किसी नहीं पाया है। काश्तकारी और पशुओं को पालकर अपनी जिंदगी चलाने वाले इस इलाके के लोग राजस्थान और हरियाणा दोनों ही सरकार के भरोसे हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद कहते हैं कि सरकार से अब उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि इस तरह के मामले 1 या 2 नहीं बल्कि साजिशों के तहत हो रहे हैं और सरकार को लगता है कि वो इसके सहारे राजनीति कर लेगी, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं इस तरह के प्रोटेस्ट का या इस तरह के विरोधों का कोई असर सरकार पर होता हो, इसका कोई उदाहरण कोई हमें मिला नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने ज़रूर ये कहा है सरकारों को कि आप काबू करें, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं है। सिटीजन अगेंस्ट हेट की रिपोर्ट के अनुसार कथित गौरक्षकों के जरिए हिंसा के 97% मामले 2014 के बाद सामने आए हैं। 2015 से गौरक्षा के नाम पर हिंसा के 24 मामले सामने आए, जिनमें 34 हत्याएं और 2 रेप की घटनाएं शामिल है। इनमें से ज्यादातर मामले हरियाणा के हैं, जहां 9 कत्ल और 2 रेप के मामले शामिल हैं। हरियाणा के बाद इस सूची में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 94% मामलों में कथित गौरक्षक दल के लोग शामिल थे। इस रिपोर्ट में पाया गया कि भीड़ के जरिए की गई घटनाएं भी सुनियोजित ढंग से कराई जाती रही है। इन हमलों में शिकार ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग होते रहे, जिनमें ज्यादातर कुरैशी, मेव, अंसारी और गुज्जर हैं। इन समाजों में ज्यादातर लोग पशुपालन से जुड़े हैं, इसलिए आसान निशाना बनते रहें। इस मामले में कई मुस्लिम दानिश्वर भी सवाल खड़े करते हैं। ये हमेशा होता रहा है कि जो सरकारें, पहले आप देखिए कि दलितों को ज़िंदा जलाने के वाक़यात बहुत होते थे। जिन सरकारों को दलित वोट नहीं देते थे तो हम अपर कास्ट लोगों को ही छूट दे देते हैं कि ऐसा करो। अब ये जानबूझ के एक साजिश का हिस्सा है। गाय तो एक बहाना है, लेकिन इसमें बाकायदा ऐसा है कि कुछ लोग ये देखते हैं कि खुली छूट है तुम्हें, तुम जाओ, तुम्हारी सरकार है, और जब इलेक्शन होने वाला होता है या दूसरे ऐसे वाक़यात हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। तो इसको पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि ये सिर्फ ऐसा है कुछ सिंगल वाक़या नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाले वाक़यात हैं, या तो मुसलमानों को किसी केस में फंसा दिया जाएगा, 10 साल बाद 12 साल बाद छूट जाएं, कोई बात नहीं है, या इस तरह के लिंचिंग के वाक़यात होंगे। देश के पीएम अपनी तकरीरों में लगातार कथित गौरक्षकों को निशाना बनाते रहे, लेकिन भीड़ के जरिए की जाने वाली हत्याएं हो या फिर गौरक्षा के नाम पर वक्त वक्त पर इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 63 में से 61 मामले केंद्र सरकार के गौरक्षा कानूनों को कड़े करने के बाद सामने आए। कई मुस्लिम तंजीमों से जुड़े लोग इस तरह के बढ़ते मामलों पर अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, तो कई लोग अपनी आवाज को लगातार बुलंद करने की बात कर रहे हैं।
कमिश्नर के थ्रू यही बात राजस्थान सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर वो इस तरह जो है ना गो आतंकियों को बढ़ावा देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके उनके हौसला अफजाई करेंगे, जिस तरह से पहलू के केस में हुआ और जुनैद के केस में, मुसलसल जिन केसों में जो भी गो आतंकियों द्वारा जितने भी क्राइम अब तक हुए हैं उसमें सरकारों की तरफ से एक तरह से संरक्षण उन्हें दिया जा रहा है, हम उसके खिलाफ है। पूरा सिस्टम ये जो बन गया है कि गौ रक्षा के नाम पर आप किसी को भी मार दो और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाने आए। पहलू खान की हत्या में जब वहाँ उनके हत्यारों को पहलू खान के बेल मिली, तभी ये मालूम चल गया था कि एक क्लियर कट सिग्नल है राजस्थान सरकार का गौरक्षकों, बल्कि उन गौरक्षकों क्या कहा जाए, गौ आतंकियों के लिए कि वो उत्पात मचाने के लिए फ्री हैं। कोई भी वो काम करेंगे इस तरह का, किसी को भी मारेंगे, जान लेंगे तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। और इसी फ्री सिग्नल का इस्तेमाल इसमें हुआ है। पहलू खान से ज़्यादा स्टेट का इन्वॉल्वमेंट उमर की हत्या में है। पहले उसकी हत्या करी गई, 3 लोगों को गोली मारी गई, 2 तो कोई तरह भाग के निकल गए और उसके बाद उसके खिलाफ इन्हीं हत्यारों ने FIR कराई। FIR करी गई पशु तस्करी की। उसके बाद भी जब 2 दिन बाद इन लोगों ने बताया कि वो तीसरा हमारा साथी उमर था, उसको गोली पड़ गई थी और यहीं पे पड़ा हुआ था, तब घर वाले पहुँचे हैं पुलिस थानों में, तो उनको कभी इस थाने भेजा गया, कभी उस थाने भेजा गया। एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय करे गए। गाय के नाम पर होने वाली हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आ चुकी है, तो वहीं PM नरेंद्र मोदी भी फर्जी गौरक्षकों पर नकेल कसने की बात करते रहे हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हालात ज़्यादा तब्दील नहीं हुए और अभी भी गाय के नाम पर होने वाली हिंसा का खेल लगातार जारी है। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि बीजेपी अभी भी क्यों कह रही है कि इस पूरे मामले में एक नहीं बल्कि दोनों ही पक्ष हैं गुनहगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। इंसान को पीट पीट कर मार दिया जाता है, लेकिन सरकार यह कहने तक में देर नहीं लगाती कि पुलिस फोर्स की कमी के चलते इस तरह की घटनाएं नहीं रोकी जा सकती। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर आम लोगों की हिफाजत अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? उधर बीजेपी अभी भी दोनों पक्षों को गलत बता रही है। पहलू खान और उमर के कत्ल जैसे मामलों के बाद अगर सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, तो वहीं ये भी पूछा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री कथित फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो भी फिर क्यों ऐसे वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे? यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इन मामलों पर राज्य सरकारों से जवाब मांगता रहा और सख्त टिप्पणी करता रहा। मुस्लिम दानिशवर इस तरह के मामलों में राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका मानना है कि PM के बयान के बाद भी अगर राज्य सरकार इस तरह के मामलों को रोकने में नाकाम है, तो फिर उम्मीद किससे की जाए? प्रधानमंत्री जी ने अपने दायित्व का निर्वाह किया। भारतीय जनता पार्टी का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो भी लोग ये सब कर रहे हैं, हमारा स्पष्ट मानना है वो गौ रक्षक आंदोलन के कार्यकर्ता नहीं है। ये सब गैंग वॉर्स हैं। एक आदमी क्राइम करता है, एक आदमी एनिमल्स की इलीगल ट्रांसपोर्टेशन और स्मगलिंग का कार्य करता है, किलिंग का कार्य करता है, दूसरा उसकी ब्लैकमेलिंग करता है। ये 2 गुंडे हैं, 2 तरीके के गुंडे हैं। इन्हें धर्म वर्म से जोड़ के हमें नहीं देखना चाहिए। इसमें जो बच्चों के साथ में जो मॉब जो ज्यादती कर रही है, जिंदा उनको मारे दे रही है, और जो बच्चे कैटल का कारोबार करते हैं, आज से नहीं सदियों से मुसलमान ये कारोबार करते चले आ रहे हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जानवरों को लेकर जाते हैं और रास्ते में उनको लोग पकड़ के इस तरीके से उनके साथ उनका कत्ल कर देते हैं। तो ये जो अमल है, इसको कौन इसको सही करार दे सकता है? तो जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि स्टेट की रिट और स्टेट की लीडरशिप की रिट और उन स्टेट्स के लीडरशिप की भी रिट जो है, जिन स्टेट्स के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं, कि इनको फौरी तौर पे रोकना चाहिए। इसलिए कि अगर लोगों के दिलों के अंदर ये बात बैठ गई कि स्टेट जिस पर सारा भरोसा होता है, अगर वो आपके साथ या मेरे साथ नहीं खड़ा है और मेरे साथ ज़्यादती हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 50 के करीब हो गई, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम अपने मुल्क की जो बुनियाद है, उसकी जो जड़ है, हम उसकी जड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ये नेशनल इंटरेस्ट में मेरे हिसाब से नहीं है। गाय के नाम पर होने वाली हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, इस बात को सरकार भी कहती है। पुलिस दावा करती है कि वो घटना के फौरन बाद एक्शन में आ जाती है,
लेकिन सवाल यही कि कब तक इंसानी जान का खून ऐसे ही सड़कों पर बहता रहेगा। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और राज्यों में भी। ऐसे में इस तरह के मामलों पर जब भी बात होती है, सरकार निशाने पर आती है। बीजेपी पर आरोप लगते रहे कि वो इस तरह के मामलों में आरोपियों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हिंसा के सख्त खिलाफ है और ऐसे वाकयों के बाद सख्ती से कार्रवाई भी होती है। निश्चित तौर पे आप अगर ये कहें कि घटनाएं हुई हैं तो मैं उसे डिनाई नहीं करूंगा, मगर घटनाएं होते ही लगभग हर घटना पे पुलिस का त्वरित एक्शन है। चाहे वो मथुरा के पास एक घटना हुई थी या ये अलवर की घटना है, आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऐसे में ये आरोप लगाना कि सरकार काम नहीं कर रही या सरकार एक्शन नहीं लेती, ये ठीक नहीं होगा। मुश्किलों के इस दौर में मुस्लिम पशु कारोबारी तो परेशान है ही, साथ ही किसानों की दिक्कतें भी कम नहीं। गाय के नाम पर जिस तरह से हिंसा बढ़ी है वो यकीनन हैरान करने वाली है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। राजस्थान के गृह मंत्री ये कहकर कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि उनके पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं कि इस तरह के वाकये को रोक सके। सरकार की जिम्मेदारी हर इंसान की जान से जुड़ी है। जनता की जान की हिफाजत करना इसी में आता है। यकीनन अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेगी तो टकराव के हालात पैदा होंगे और ये ना हमारे देश के लिए अच्छा है, ना ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए। देश के किसी भी नागरिक की जान की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है और वो इससे बच नहीं सकती। यकीनन सख्त कदम उठाने होंगे ताकि फिर कोई पहलू खान या मोहम्मद उमर बेमौत ना मारा जाए। यकीनन ये वक्त सोचने का है, क्योंकि इस तरह के बढ़ते मामले आपसी टकराव के हालात पैदा कर रहे हैं। फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो फिर क्या वजह है? आखिर क्यों राज्य सरकारें इनके खिलाफ सख्ती दिखाने को राजी नहीं है? कानून सर्वोपरि है और इसे तोड़ने वालों की एक ही जगह है और वो है जेल। यकीनन जब तक कानून का राज नहीं होगा और लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक समाज में ये बेचैनी बनी रहेगी। ऐसे में सोचना सरकार को ही है कि वो कैसे इन हालात से निपटती है। आज की हमारी आवाज़ में बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।